तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, आज जो है क्लास 9th का अंतिम एग्जाम है और 5 जुलाई है। ठीक है, 5 जुलाई 2022 है और आज आप सभी का साइंस का एग्जाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो इसके लिए जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य की परिभाषा क्या है। तो कार्य पिंड पर किया गया कार्य, कि किसी पिंड पर किया गया कार्य उस कार्य पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन 1 मीटर होता है। फिर तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। तो दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल 0.5 मोल जल अणु का क्या द्रव्यमान होगा। तो मोल संख्या क्या है, n बराबर 0.5 है। तो H2O का बोला, जल का बोला H2O। ठीक है, H2O बोला तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 2 गुना 1, क्योंकि H जो जल है, जो H है वो 2 है, तो 2 गुना 1 और जोड़ ऑक्सीजन जो है 16, तो 18 ग्राम हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। और द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान गुना मोल संख्या। तो द्रव्यमान अगर m निकालेंगे तो बड़ा M, मोलर द्रव्यमान को बड़ा M से दिखाते हैं और मोल संख्या को n से दिखाते हैं। तो 18 गुना 0.5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.9 ग्राम होगा आपका आंसर इसमें, 0.9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो किसी तत्व की संयोजकता शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। रासायनिक यौगिक का सूत्र ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र का यौगिक ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रजीव तथा कृमि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं। तो प्रजीवों जैसे प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस, काला ज्वार तथा निद्रा रोग हो जाते हैं। किसी फिलिपाओ नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीशीज द्वारा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो ओजोन जो डिप्लेशन होता है उसका अवक्षय का सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव क्या है, त्वचीय कैंसर होता है, फिर वैश्विक वर्षा होता है और अम्ल वर्षा में इसमें वृद्धि आ जाता है। उसके अलावा पारिस्थितिक का संतुलन है और आंखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र को हानि होता है, इम्यूनाइजेशन सिस्टम को हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनाल किरण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणों को केनाल किरण कहा जाता है। इन किरणों की खोज 1866 में ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। इन्हीं के कारण दूसरे अपरमाणु कणों की खोज संभव हो पाई थी और इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 अधिक गुना होता है। इसमें आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है तथा भेदन शक्ति जो होती है वो कम होती है, भेदन शक्ति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड क्या दिया हुआ है कि सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने प्रयोग द्वारा एक निष्कर्ष निकाला जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। और इस प्रयोग में उन्होंने तेज गति से चल रही अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी से टकराया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हुआ आपका अल्फा कण और यहाँ सोने का पन्नी हुआ और इसमें आपको वृत्ताकार पथ पर टकराया था। तो परिणाम क्या मिला, जब वो टकराया तो इसका परिणाम यह मिला कि उसने देखा कि परमाणु का अधिकांशता भाग जो है वो रिक्त होता है और उसके केंद्र में नाभिक होता है, बीच में नाभिक होता है और बाकी जो स्थान है वो काफी रिक्त होता है। नेक्स्ट है, परमाणु का ज्यादातर द्रव्यमान भार उसके नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, नाभिक में उसका स्थित होता है। और आगे है कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। फिर परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित कण प्रोटॉन की संख्या समान होता है, इसलिए यह उदासीन होता है। आगे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पक्ष पर घूमता है जिसे कक्षा कहते हैं। फिर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल आए। अल्फा कण जो था पतली पन्नी से सीधे निकल आए थे। फिर सिर्फ एक कण टकराकर वापस चला गया। ठीक है, एक कण टकराकर वापस चला गया और परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। यह बताया गया था कि परमाणु में धन आवेशित कण जो है वो बहुत कम है। फिर नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 गुना 55 पावर गुना 5 छोटी है। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 गुना 10 पर पावर -15 m होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 पर पावर -10 m होती है। नाभिक में प्रोटॉन और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन होता है, यह बताया था। आगे प्रतिरक्षीकरण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा, जब किसी वैक्सीन को टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्मजीवों को मार कर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं, इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है, इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताएं। तो गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा तो स्थिति अथवा आकार के कारण पिंड में जो
कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा में गति के चलने पिंड में कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है m द्रव्यमान का पिंड यदि वो h ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। और m द्रव्यमान का पिंड जब v वेग से गतिशील हो तब गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है, मतलब 1/2 mv² फॉर्मूला होता है इसका। आगे है ऊंचाई बदलने पर स्थितिज ऊर्जा जो है बदलती जाती है और वेग बदलने पर गतिज ऊर्जा बदलती है। आगे ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा रहती है और ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा में यह क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, जबकि जो गतिज ऊर्जा है वो क्रियाशील ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है आपका कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुदैर्ध्य क्यों है। ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है? तो जब ध्वनि तरंगें संचरित होती है मतलब ध्वनि तरंगें चलती है तो हवा के अणु तरंग की गति के दिशा के अनुदिश कार्य करते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। आगे परमाणु व आयन में क्या अंतर है? तो परमाणु जो होता है वह विद्युतता उदासीन होता है, जबकि आयन जो होता है वह धन या ऋण आवेशित होता है। परमाणु में जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, जबकि आयन में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। फिर परमाणु यह क्रियाशील होता है, जबकि आयन जो होता है वो निष्क्रिय होता है। परमाणु की बात करें तो इसमें है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु का जो बाह्य कक्षा है उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि आयन का जो बाह्य कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन परमानेंट होता है, क्योंकि जो भी तत्व होते हैं वो अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसे अष्टक का नियम कहते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, तो अष्टक को पूरा कंप्लीट करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या क्या है? आंसर है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व जो है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात परमाणु संख्या Z है तो नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या कितना है P और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है E, तो इसलिए Z बराबर P बराबर E, क्योंकि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है वह वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, कैसे? तो देख लेते हैं इसका। तो वायुमंडल निम्न तरीके से कंबल की तरह कार्य करता है, जैसे यह औसत ताप को नियत बनाए रखता है और दिन के समय अचानक ताप में बढ़ने को रोकता है। फिर रात के समय यह बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा के पलायन को रोकता है और वायु जो होता है वो ताप का कुचालक होता है। अतः दिन के समय वायुमंडल होने के कारण सूर्य से आने वाला तापमान का कुछ ही भाग पृथ्वी तक आ पाता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में आने से रोकता है। तो क्या हुआ, ये वायुमंडल एक कार्बन कंबल की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से इस वीडियो को देख लें, जल्दी से जाते जाते भी आप इसको देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे अटैच हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है 1 से 2 वीडियो आपको जल्द से जल्द इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, VVI क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।